देखते थे फौज को काम करते हुए, लेकिन अभी मरीम नवाज के फ्लैक्स फौज सीधे कर रही है। ये दिन भी फौज ने देखना था। मेरे बहुत सारे फौजी दोस्त हैं, वो बेचारे इसके ऊपर बड़े सीख पाए। मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा यार किधर लाके खड़ा कर दिया हमें, ये हमारा काम तो नहीं है ना, मरियम नवाज के फ्लैक्स हम सीधे कर रहे हैं, ये तो यूनिफॉर्म की तौहीन है, ज्यादती हो रही है। तो मैंने कहा ये क्यों करते हो? फिर उसने कहा यार बेचारे सिपाही का क्या दिमाग होता है, वो तो जो देखता है वो उसको फॉलो करता है, वो देख रहा है ऊपर से यही काम चल रहा है तो आगे भी यही काम चल रहा है, अब क्या करे। हालात इनके ये है कि इन्होंने जानवरों के चारे के ऊपर मरियम नवाज का फोटो लगा दिया, और भाई उधर किसी कट्टे बच्चे का लगाना था, किसी बच्ची का लगाना था, गाय भैंस का वहां पे आपने लगाना था फोटो कि ये चारा गाय भैंसों के लिए आया, उधर भी चुप के मरियम नवाज का फोटो लगा दिया। भाई मस्जिद एक ऐसी जगह, औरत आगे खड़ी हो जाए तो अब नमाज नहीं पढ़ सकते, वहां मरियम नवाज का फोटो मस्जिद में भी चिपका दिया कि जनाब ये मस्जिद है, नीचे कमिश्नर का और ये वो सारा लिखा हुआ है, तो मस्जिद के ऊपर भी मरियम नवाज का फोटो चिपका दिया। अपना फोटो चिपकाने का जो शौक है ना, वो ये बता रहा है कि ये लोग ज़हनी मरीज हैं, इनको इलाज की जरूरत है। इनको इख्तिदार दे दिया पकड़ के एस्टेब्लिशमेंट ने, इन्हें तो अब इस वक्त इलाज मिलना चाहिए था, इन्हें लाके इख्तिदार में बिठा दिया। कैसी ज्यादती की है इनके साथ, और कौम के साथ उससे बड़ी ज्यादती की है। नाज़रीन एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि ये बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। सबसे पहले गंडापुर ने बढ़ के मारी थी, फिर ख्वाजा आसिफ ने, फिर मुसद्दिक मलिक ने, फिर हुकूमत के और बहुत सारे लोगों ने, फिर टिकटॉकनियों ने और उसकी मालकन ने, सबने मैदान में आके बढ़ के मारी थी कि जनाब हम ये अवाम के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, ये हम अपने इलाके डबो देंगे, अवाम को बचाएंगे, ये जो दरिया के अंदर तजावजात हैं ये खत्म होनी चाहिए, ये जो गैर कानूनी सोसाइटियां बनी हुई हैं ये नहीं बननी चाहिए। किसी एक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। पाकिस्तान डूब गया, पाकिस्तानी रुल गए, गरीब आदमी की फसलें रुल गई, चावल के दाने आपके पास नहीं है। अब इस साल बेड़ा गर्क कर दिया चावल की फसल का पकड़ के इन्होंने, सिर्फ दरियाओं के रास्ते बंद कर करके। ये पानी दरियाओं के रास्तों से जाना चाहिए था ना। ये जो आपने सोसाइटियां बनाए बंद बंद, आपने अजीबो गरीब दरियाओं का रुख मोड़ दिया, वो क्या पानी फिर देहातों में सैलाब आ गए तो पूरे के पूरे इलाके रुड़ गए, और इनकी फैक्ट्रियां महफूज हैं, इनकी सोसाइटियां महफूज हैं। ये कहते हैं हम ये नहीं होने देंगे। तजावजात के खिलाफ इन्होंने बढ़ के बड़ी मारी हैं, लेकिन एक भी बंदा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। गंडापुर ने कहा मैं हटाऊंगा सारी तजावजात। वो एक होटल के ऊपर एक दीवार गिराने पे गंडापुर को मिलके उनके साथ खुशगपियां लगानी पड़ी अमीर मुकाम के साथ। यहां अलीम खान जिसने दरिया के बीच में सोसाइटी बनाई, जिसको गिरफ्तार होना चाहिए था, इस वक्त उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए था, वो मरियम नवाज के साथ कश्ती में झूले ले रहा था। अंदाजा करें आप। और मुझे तब समझ आएगी दरिया रावी में कर क्या रहा है। वो लोगों ने बताया कि जनाब बांध तोड़ दिए अपनी सोसाइटी बचाने के चक्कर में, फिर भी सोसाइटी में पानी घुस गया, लोगों का करोड़ों अरबों का सामान ज़ाया हो गया, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। भैया एनओसी भी कैंसिल कर दो, कोई मुकदमा ही दर्ज कर लो, किसी को गिरफ्तार ही कर लो, लेकिन ये सिर्फ सियासत करेंगे। इस वक्त ये बातें चीतें की जाएंगी, दिहाड़ियां लगाई जाएंगी, और फिर ये अपने अपने काम पे लग जाएंगे। इन्हें लगता है कि पाकिस्तानी भूल जाएंगे, जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम पाकिस्तानियों को भूलने नहीं देंगे। ये बातें हम बार बार याद दिलाएंगे और ये बातें याद रखनी पड़ेंगी। नाज़रीन इमरान खान साहब को आज भी उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया गया, उन्हें कहते तन्हाई में रखा गया है। खासतौर पर उन्होंने जो आखिरी ट्वीट किया उसके बाद बड़ा सख्त मैसेज दिया जा रहा है। उनके दोनों भांजों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके बेटों को वीजा इशू नहीं किया जा रहा, जेल के अंदर उनकी अपनी हालत खराब है। आज एक मेडिकल रिपोर्ट भी आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो मरी प्लान के बाद ऐसा लगता है कि अब चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं। मरी प्लान जो है वो एक्सटेंशन का एक प्लान है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन किस तरीके से देनी है, क्या 2 साल आगे बढ़ाने हैं या नई एक्सटेंशन देकर 5 साल मजीद देने हैं, 2027 तक बढ़ाना है या 2030 तक बढ़ाना है, करना क्या है और उसके बदले में हासिल क्या करना है। यानी इमरान खान से छुटकारा शरीफ खानदान का एक बड़ा मुतालबा है, तो क्या वो उन्हें दे पाएगी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक्सटेंशन के बदले में। ये चीजें ऐसा लगता है अब तय हो गई हैं। उसके बाद इमरान खान साहब की मुलाकातें बहुत बुरी तरह बंद हैं, उनके भांजे उठा लिए गए हैं। सैलाब के बावजूद जो है वो मुलाकात रोकने पर तवज्जो मरकूज है। अडयाला के बाद आज मुलाकात वाला दिन था, वहां ड्रामा लगा रहा सारा दिन, फिर इन्होंने नहीं मिलने दिया। कारकुन भी एहतजाज करते रहे, इमरान खान की बहनें अकेली वहां दीवार पर बैठी रही शाम तक कि हमारे भाई से मुलाकात करवा दो, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर आज कुछ वहां पे सहाफी ऐसे थे जिनसे बड़े सख्त सवालात उन्होंने किए अलीमा खानम से, सियासी नौयत के भी थे, दीगर भी थे। मरे हुए को मारना बड़ा आसान होता है, जर्नलिस्ट हैं, मेरे कुलीग हैं, लेकिन दबाव बहुत होता है जर्नलिस्टों पे भी, मैं जानता हूं अच्छी तरह।
एस्टेब्लिशमेंट बहुत दबाव डालती है। तो बड़े ऐसे सवाल किए गए कि इमरान खान नाम लेके क्यों तनकीद करते हैं इदारों के ऊपर, वो नाम लेता है इदारों का। तो उन्होंने कहा ये क्या है, आसिम मुनीर का नाम लेता है ना, तो इसमें क्या है, वो साबिक वजीर आजम है, उसे कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये ज्यादा बड़ा जुर्म है। और ये कौन कर रहा है, आसिम मुनीर ही कर रहा है, उन्होंने ये कहा। तो अलीमा खानम ने दोबारा से डट के उस पर तनकीद कर दी आसिम मुनीर पे और खुलकर उसके बारे में बात कर दी। अब साबिक वजीर आजम को डाला हुआ है कैद तन्हाई में और उन्हें मुलाकातों की इजाजत नहीं दी जा रही। मैं याद दिला दूं कि गंडापुर साहब ने 12 जुलाई या एग्जैक्टली 12 जुलाई का दिन था जब गंडापुर साहब ने यह दावा किया था कि 90 दिन बाद या तो इमरान खान रिहा हो जाएगा या फिर हम सियासत छोड़ देंगे। तो गंडापुर साहब को मैंने सिर्फ यह बताना था कि 12 जुलाई से 12 अगस्त और अब सितंबर की 2 तारीख आ गई है, लिहाजा आपके बाकी रह गए हैं 38 दिन। तो 38 दिन जो है उनमें गंडापुर साहब या तो आप सियासत छोड़ देंगे, जो आपने खड़े होकर बहुत बड़ा दावा किया था, डेडलाइन दी थी अपने आप को, या फिर इमरान खान साहब बाहर होंगे। तो मैंने उस वक्त कहा था कि इनके पास 3 महीने के बाद कोई और बहाना होगा कि ये ना होता तो इमरान खान छूट जाता, वो ना होता तो इमरान खान छूट जाता, ये मेरी बात मान लेता तो इमरान खान छूट जाता। तो बड़े बड़े इन्होंने दावे पहले भी किए, बड़ी बड़ी बढ़के मारी हैं। वो 12-14 क्लिप है मेरे पास, किसी दिन आपको सुनाऊंगा कि गंडापुर ने कैसे इमरान खान को छुड़ाने के दावे किए और फिर किया क्या। बहरहाल इमरान खान साहब की मेडिकल इशू के ऊपर एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट कह रही है कि हैरानकुन इंकशाफ है इसके अंदर, जिसके मुताबिक पहली बार पिम्स मेडिकल बोर्ड ने कान और दांत के हसास होने की बुनियाद पर सपोर्टिव मैनेजमेंट तजवीज़ की है इमरान खान के लिए। 2024 से उन्हें चेक किया जा रहा है। इमरान खान साहब के जो अपने डॉक्टर हैं, जुलाई 2024 में उन्होंने जेल का आखिरी विजिट किया था और अब तक 15 से ज्यादा मुख्तलिफ डॉक्टर उन्हें चेक कर चुके हैं। लेकिन यहां पे इशू है, देखिए इमरान खान शिकायत नहीं करता, वो जिस्मानी लिहाज से खुद को मजबूत रखने में कामयाब रहे हैं इमरान खान साहब, लेकिन उनके कान और दांत का इशू बढ़ रहा है। अब उसे आप बगैर सपोर्ट के काबू रखने में इस उम्र में कामयाब नहीं होते, ये मुश्किल होता है। लिहाजा डॉक्टर भी अब ये कह रहे हैं कि करना पड़ेगा, लेकिन इमरान खान की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि दांत और कान ये 2 ऐसी दर्दें होती हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये दर्द किसी को भी ना हो, बड़ी शदीद दर्द होती है। जिसे कभी दांत में दर्द रहा हो ना, या कान का दर्द हो जाए रात को, तो उसको आइडिया है कि कितना खौफनाक दर्द होता है। मेरे क्योंकि बहुत कम कभी लेकिन कान में दर्द होता है, ये मैंने ISI वालों को भी कहा था। मैंने कहा जिस दिन मेरे कान में दर्द हो जाएगी ना, उस दिन आप सबको लग पता जाएगा, क्योंकि मेरे 2-3 महीने में एक आध दफा कान में दर्द होती है। तो वो ऐसी दर्द होती है कि बंदा दूरा हो जाता है। तो ये मेरे इमरान खान साहब की मैं हिम्मत को दाद देता हूं कि वो फिर भी शिकायत नहीं करते, वो उस तरह से नहीं कहते। उनके दांत और कान दोनों में दर्द है, वो कह रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं बड़ी हसासियत है, प्रॉब्लम है। और उसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट आई है कि उनको अब चाहिए होगी सपोर्टिव मैनेजमेंट। बहरहाल देखिए ये हुकूमत क्या करती है। इमरान खान साहब के अपने डॉक्टरों को तो मिलने नहीं दिया जा रहा। अब इमरान खान तो चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी है ना, या बानी है पाकिस्तान के साथ ये किया जा रहा है। जिसने भी पाकिस्तान के साथ अच्छा किया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उसे निशाने इबरत बनाया। ये ऐवान सदर में ये उनकी जो एक ऑफिशियल सोशल मीडिया है जरदारी साहब, वहां आप ये देखें कायदे आज़म का फोटो गायब है। अब इसमें ना एक कानून खुद बिल लेकर आई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके मुताबिक 50,000 रुपए जुर्माना और 5 महीने की कैद थी सरकारी दफ्तर से कायदे आज़म की फोटो हटाने पर। तो ये तो सबसे बड़ा सरकारी दफ्तर है पाकिस्तान का। तो कायदे आज़म को ये रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता कायदे आज़म को जो है फेड आउट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक वक्त आएगा कि ये नोट के ऊपर से कायदे आज़म का फोटो उतार के तो इनकी तस्वीर लगा देंगे, शरीफ खानदान के, जरदारी खानदान के, और इन लोगों को लीडर बना के पेश कर देंगे। ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है शायद ये कर गुजरेंगे। ये काम भी ये लोग कर लेंगे, कोई पता नहीं इनका। ये फ्रॉड में किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने एक बदज़बानी करने पर मुलाजिम को फारिग कर दिया है। ये मरीम नवाज और अता तारड़ वगैरह की चॉइस थे, और ये साहब काफ़ी लंबे अरसे से, क्योंकि जब मैंने ये खबर पढ़ी तो फिर मैंने कहा मुझे बताएं इन्होंने क्या किया। तो मुझे पता चला कि इन्होंने काफ़ी लंबे अरसे से ख़वातीन के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खासी बदज़ुबानी की है, और बड़े जो है वो बिलो द बेल्ट ये अल्फाज इस्तेमाल करते रहे उन लोगों के लिए। लेकिन इस बार उन्होंने गलती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छेड़ दिया और सिंध के अवाम पे उन्होंने कुछ ऐसे जुमले कस दिए, वो बंदर कह दिया, कोई उनके बारे में कुछ उनको मुंह चढ़ा दिया, थोड़ा अजीब सी एक्टिंग कर दी बंदर की। तो इसकी वजह से इन्हें फिलहाल फारिग कर दिया गया। लोग कहते हैं तनख्वाह इनको मिलती रहेगी शायद, लेकिन ये बंदा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का एक काला चैनल है, वहां पे भी प्रोग्राम करता है। तो आप एस्टेब्लिशमेंट की और मौजूदा हुकूमत की चॉइस आप चेक कर लें, जो गाली दे, बदतमीजी करे,
नफरत फैलाए, खवातीन की तौहीन करे, गंदे अल्फाज इस्तेमाल करे, उन्हें ये कहते हैं जी असासा है इनका। अब अगर पीपल्स पार्टी को ना छेड़ता तो ये बंदा अभी भी टीवी पे होता। जो पीपल्स पार्टी के साथ अभी किया ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे मेरी टीम के लोग बता रहे थे इससे 10 गुना इन साहब ने बाकी लोगों के साथ किया। अफसोसनाक है, ऐसे लोगों को डिस्करेज करना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप इस तरह की चीज़ें तो ना करें जिससे आप यानी आप आवाज़ उठाएं तो हक के लिए उठाएं ना। जो लोग बेचारे जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाएं। तो बहुत ही अजीब हरकत की है। और उसके बाद जो है वो हुकूमत का रिएक्शन सिर्फ इसलिए आया कि पीपल्स पार्टी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई। लेकिन ये माफ़ी शाफी हो जाएगी, मुझे इस बात का आइडिया है और ये जल्दी हो जाएगी। नाज़रीन, एक पंगा नया पड़ गया है और वो है कालाबाग डैम का। इसमें गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया हैरान कुन कालाबाग डैम के हवाले से, और आउट ऑफ द वे ही आ गए वो। ये नहीं किसी ने उनसे ये बात भी नहीं ऐसे की थी, लेकिन वो आ गए गंडापुर साहब, उन्होंने कालाबाग डैम के ऊपर बताया जी मैंने तो वहां भी बात की, वहां भी बात की। तो अब उसके ऊपर पीटीआई के लोग सफाइयां दे रहे हैं। असद कैसर साहब कह रहे हैं जी वो गंडापुर की जाती राय हो सकती है, पीटीआई की राय नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है, या एएनपी है, शेरपा ग्रुप है, बाकी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं जी इसके ऊपर आप सफाई दें। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक सर्वे और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। ये हर महीने 1.5 महीने के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में लगातार सर्वेस करती चली जा रही है। हर 2 महीने 1.5 महीने में ये करते हैं, और वो जो सर्वे थे उनकी रिपोर्टें बाहर आ जाती हैं, हमारे तक मेहरबान है। अब जो नया इन्होंने सर्वे कराया उसमें हैरान कुन तौर पे पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती जा रही है बतौर पॉलिटिकल पार्टी। ये इमरान खान की बात नहीं हो रही, स्पेसिफिकली जिसने मुझे इंफॉर्मेशन दी उसने पीटीआई का नाम लिया। उन्होंने कहा जी पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत एकदम ऊपर जा रही है हैरान कुन तौर पे मजीद, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में नीचे जा रही। उसकी एक तो ये रीज़न है जहाँ पे आपकी हुकूमत होती है वहाँ पे आपकी मकबूलियत कम होती है, ये बात ठीक है। लेकिन जो रीज़न मुझे पता चले उनमें उन्होंने बताया कि एक तो ऑपरेशन की हमायत, फिर ड्रोन हमले, उनके ऊपर खामोशी, फिर अली अमीन गंडापुर की जो एक कन्फ्यूजन वाली पॉलिसी है कि कहते कुछ हैं वो करते कुछ हैं, ये भी एक रीज़न है। और गंडापुर और इमरान खान के मामलात के अंदर जितनी दूरियां पैदा हो रही हैं उतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है। और अब कालाबाग डैम वाला भी एक स्टेटमेंट आपके सामने है, मैंने आपको बताया कि वहाँ क्या चल रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अब तक मैंने आपके साथ शेयर की। नाज़रीन, नेक्स्ट वीलॉग में कुछ आम चीज़ें मुझे आपके सामने रखनी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। रिपोर्ट आई है IMF की, उसने खतरे की घंटी बजाई है। 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस रिपोर्ट के अंदर है, ये अवैस हमीद साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने उसका खुलासा निकाला है। और बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 5 नुक्ते निकाले, किसी ने 7 नुक्ते निकाले, किसी ने 12 नुक्ते निकाले, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो नुक्ता है IMF की रिपोर्ट का, ये 180 सफ़हात से ज़ायद की रिपोर्ट है। इसका जो पहला बड़ा नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान का तमाम जो सरकारी सेक्टर है इसमें हर सतह पर मुसलसल और तबाहकुन किस्म की करप्शन फैल गई है। यानी पाकिस्तान का सारा जो सरकारी स्ट्रक्चर है उसमें बदतरीन करप्शन है इस वक्त, और करप्शन ने जड़ें पकड़ ली हैं हर जगह के अंदर। नंबर 2, रियासती इदारों में बड़े पैमाने पर गवर्नेंस के मसाइल हैं और एहतसाब का फुकदान है। अच्छा, इसमें SIFC का भी हवाला दिया गया। अब जो SIFC का इदारा बनाया गया है जिसमें पाकिस्तान की फौज भी इन्वॉल्व है, आर्मी चीफ भी इसके अंदर शामिल हैं, और बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया है, फौजी अफसरान को, जर्नलों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये SIFC के हवाले से कोई सालाना रिपोर्ट ही नहीं है, ना इसकी कोई कारकर्दगी रिपोर्ट है। इस पर कितना खर्चा आ रहा है, ये कितनी सरमायाकारी लेकर आया, कोई चीज़ नहीं है। तो गवर्नेंस के बड़े सीरियस मसाइल है पाकिस्तान के रियासती इदारों में, और किसी किस्म का एहतसाब भी नहीं होता। तीसरा नुक्ता, जो एलीट क्लास है पाकिस्तान की, प्रिविलेज्ड क्लास, जो सबसे हाई क्लास के लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये जो एलीट क्लास है यही पाकिस्तान के हुक्मरान है, यही हुक्मरानी करते हैं, यही इक़्तिदार के अंदर रहते हैं, जो ज़ाती मफादात में मुआशी पॉलिसियाँ बनाते हैं। जैसे कि शुगर वाले हैं, जितने भी शुगर मिल मालिकान हैं वो सारे के सारे हुकूमत के अंदर रहते हैं, सियासी जमातों में शामिल हैं और ये मिलकर हुकूमतें बनाते हैं। इमरान खान साहब के साथ जहांगीर तरीन आए थे तो वो शुगर माफिया का हिस्सा थे। आज इमरान खान के पास कोई भी एक शुगर माफिया वाला बंदा नहीं बचा, क्योंकि सारे के सारे हुकूमत के साथ चले गए। लिहाजा इस तरह से एलीट क्लास हुक्मरान जो हैं ये ज़ाती मफादात में मुआशी पॉलिसियाँ बनाते हैं। इसमें मिसाल दी IMF ने शुगर स्कैंडल का। नंबर 4 जो नुकता उन्होंने उठाया कि पेचीदा टैक्स निज़ाम करप्शन का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। पाकिस्तान में टैक्स ही कोई नहीं देता। जो ताकतवर आदमी है, जो बड़ा आदमी है, वो टैक्स देता ही नहीं।
डायरेक्ट टैक्सेस का कोई सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान में। वो तरीका एक ही है, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लगाई जाओ, गरीब आदमी पे टैक्स लगाई जाओ, पेट्रोल बिजली और गैस महंगा करते जाओ। कोई टैक्स की इस्लाहात पाकिस्तान में की नहीं गई। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत सारे अदवार आए, लेकिन किसी दौर में भी टैक्स की इस्लाहात नहीं की गई। इमरान खान साहब ने जब इसका नाम लिया तो उसके बाद पाकिस्तान में उस वजीर को ही तब्दील करना पड़ गया, क्योंकि माफिया इतने जबरदस्त तरीके से हमला आवर हुआ था। फिर उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, लेकिन फिर भी मईशत तो चल ही रही थी इमरान खान के दौर में। अभी तो सत्ता ही बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने पकड़ के। बहरहाल पेचीदा टैक्स निजाम है, इसको ठीक करना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर लोग टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बदले में लोगों को फायदा भी मिलता है। पाकिस्तान में यह निजाम भी खराबी का शिकार है। नंबर 5, अदालती निजाम में करप्शन और पेचीदगी सरमायाकारी में रुकावट है। अब इस पे बड़ा डिटेल उन्होंने लिखा है कि अदालतों का तो बेड़े गर्क हो गया। पूरी दुनिया में आप जहां पे भी अपना सरमाया लेकर जाते हैं ना, अपना पैसा लेकर जाते हैं, आप इस बुनियाद पर लेकर जाते हैं कि अगर किसी ने मेरा पैसा छीनने की कोशिश की तो वहां का अदालती निजाम ऐसा है कि मैं अपना पैसा बरामद कर लूंगा। आप गल्फ कंट्रीज में चले जाए ना, किसी का आपने पैसा देना है, आप उस मुल्क से बाहर नहीं निकल सकते। आपका फर्ज करें रोड पे एक चालान हुआ है ना, तो एयरपोर्ट पे आपको रोक लेंगे, जनाब आपका चालान हुआ है, आपने वो चालान जमा नहीं करवाया, पहले आप चालान के पैसे ये साथ वाले काउंटर पे जमा करवाएं, उसके बाद फिर आप अपनी फ्लाइट पे बैठ के जाएंगे। ये हुआ मेरे साथ। मेरा एक दोस्त ट्रेवल कर रहा था तो अचानक उसको रोक लिया उन्होंने इमिग्रेशन पे। मैंने कहा जी आपको क्यों रोका? उसने कहा जी मेरे चालान पेंडिंग है 1-2, मैं वो जमा करवा के आता हूँ। वो गए, जाकर उन्होंने चालान पेंडिंग तो थे वो जमा करवाए। इसी तरह अगर किसी का पैसा लेकर आप भाग रहे हैं तो वहां पे बड़े सख्त कवानीन है, वहां की अदालतें इंसाफ देती हैं। हालांकि वहां डिक्टेटरशिप है, लेकिन अदालती निजाम में करप्शन और पेचीदगी सरमायाकारी में बहुत बड़ी रुकावट है पाकिस्तान में। एक तो ये भी आ गया। नंबर 6, अवाम हर काम के लिए सरकारी दफातर में रिश्वत देने पर मजबूर हैं। इससे पूरा का पूरा आपका सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाता है। जब आम आदमी अपने हर छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत देता है ना, तो उसका इदारों पर से, सिस्टम पे से एतबार उठ जाता है और फिर मुल्क के अंदर लोगों की इनपुट खत्म हो जाती है। लोग मायूस हो जाते हैं, लोगों को लगता है ये आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, ये निजाम ऐसे ही चलेगा। लोग रोजाना अपने छोटे बड़े कामों के लिए रिश्वत देते हैं, और जब वो रिश्वत देकर अपना काम निकलवाते हैं तो पूरी सोसाइटी के अंदर रिश्वत का एक कल्चर आम हो जाता है, लोगों की इखलाकियात तबाह हो जाती हैं। बहरहाल ये IMF की ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया, और एक और भी उन्होंने बताया कि जो उनकी रिपोर्ट के आखिरी जो 4 माह थे, उन्होंने बताया जो उनकी रिपोर्ट के 4 माह थे उसमें 33% मुल्की कर्जे बढ़ गए। ये 4 माह में 33% उन्होंने बताए, और 100% कर्जे इन्होंने बढ़ा लिए गुज़िश्ता 3 साल में। यानी पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जितना कर्जा पाकिस्तान ने लिया, उतना कर्जा इन्होंने गुज़िश्ता 3 साल में तकरीबन उसके बराबर कर्जा इन्होंने ले लिया। ये इन्होंने पाकिस्तान की हालत की है, और इसको ख्वाजा आसिफ बड़े शौक से हाइब्रिड रेजीम कहते हैं। नाज़रीन, एक और खबर है, लंदन में या यूरोप में पूरे में हर जगह पे जो है वो अब 26 नवंबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ओवरसीज पाकिस्तानी इज्तिमात करने जा रहे हैं, एहतजाजी इज्तिमात करने जा रहे हैं कि 26 नवंबर को पाकिस्तान में जो कत्लेआम हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। ज़्यादातर मुल्कों में 22 और 23 तारीखें जो हैं वो इसके लिए चुनी गई हैं। वजह यह है कि 22 और 23 को